हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं बच्चों। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने जो शुरुआत की थी रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंसी होती है, और आपको बताया होगा, जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यानी वो ये कहता था कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, फास्ट होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन पे आमतौर पे लॉ ऑफ मास एक्शन का जो एक्सप्रेशन सही होता है, लेकिन जब हायर कंसंट्रेशन लेते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन 100% सही नहीं होता। तो फिर मैंने आपको बताया था कि फिर एग्जैक्ट रिलेशन कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन से पता चलता है। कैसे पता चलता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन से। और आपको याद होगा मैंने कहा था रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो कि कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को एग्जैक्ट रिलेट करता है। ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है और रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक्सप्रेशन है, और जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चंस के साथ दिया होगा, और अगर हम उसको देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक एग्जांपल उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ, जिससे आप लोग को फिर से रिकॉल हो जाएगा। ये एक रिएक्शन है 2NO2 गैस प्लस F2 गैस गिव 2NO2F, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड एक कंपाउंड बन गया है। तो अगर हम इसका लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन लिखेंगे, देखिए मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू LMA। LMA मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन। वो कैसे लिखते हैं बच्चों? वो थ्योरेटिकल होता है, वो रिएक्शंस को देख करके उसके कोफिशिएंट को पावर में कन्वर्ट करके हम लोग उसको निकालते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो जो LMA है वो R=K NO2 का पावर 2 और F2 का पावर 1 है। ये पावर 2 कैसे आ गया बच्चों? क्योंकि देखो यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 आ गया, और इसके कोफिशिएंट में 1 है तो इसका पावर 1 आ गया। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन है। ठीक है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन का RLE अगर हम देखेंगे तो RLE मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन जो एक्सपेरिमेंटल होता है, और वो दिखा रहा है कि R=K NO2 का पावर 1 F2 का पावर 1। ये बच्चों ये कहाँ से आ रहा है, मेरी बात समझ लो, ये एक्सपेरिमेंट से है, ये हमें नहीं मालूम है। रिएक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट के साथ दिया रहेगा कि फॉर दिस रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज़ दिस। तो इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपेरिमेंटल होगा, जो हम नहीं जानेंगे, वो सवाल के साथ दिया हुआ होगा। तो इसका मतलब हमें ये समझना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन NO2 के 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है और F2 के 1 पावर पे डिपेंड कर रहा। लेकिन अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर ये RLE नहीं दिया होता तो फिर हम लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन लिखते और वो कोफिशिएंट को देख करके पावर में उसको कन्वर्ट करके LMA लिख देते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा, LMA पूरी तरह गलत नहीं है, सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट रिलेशन जो है वो हमें कौन बताता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन बताता है। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर दें बातों को, तो जैसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया हुआ मैंने, AA + BB गिव्स प्रोडक्ट। A इसका कोफिशिएंट है और A रिएक्टेंट है, और कैपिटल B इस रिएक्टेंट है और B इसका कोफिशिएंट है। तो LMA अगर हम लगा देंगे तो K A का पावर A B का पावर B हो जाएगा। ठीक है। और अगर RLE लगाते हैं तो A का पावर X और B का पावर Y होगा। इसका मतलब X और Y एक्सपेरिमेंटल डाटा से आया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्ट माना जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में क्या डिपेंडेंसी होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, रोटी वाले एग्जांपल दिए थे कि जब मैं रोटी खा रहा था तो एक रोटी खाया तो एक रोटी आया तो एक रोटी खा लिया, दूसरा रोटी आया तो दूसरा रोटी खा लिया, तीसरा रोटी आया तीसरा रोटी खाया। और मैंने कहा था कि यान इस बात को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने बाहर जाके क्या बोला कि कैसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटी। तो सही बोला गलत बोला? सही बोला। लेकिन ये 100% तो सही नहीं है ना, क्योंकि जब आप देखेंगे तो बाहर जब वो यान चला गया था तो मैंने आगे फर्दर रोटी खाना बंद कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ
कि ये एग्जैक्ट कैसर और रोटी में क्या रिलेशन होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है। और सीसीटीवी कैमरा क्या बच्चों, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जिससे कैसर का रोटी के साथ रिलेशन डिफाइन हो सकता है। तो उसी तरह आरएलए भी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, जो आप नहीं निकालेंगे वो सवाल के साथ गिवन होगा। अगर सवाल के साथ नहीं गिवन होगा मेरे बच्चों तो एलएमए लिखेंगे, और एलएमए तभी आप लिखेंगे जब आरएलए ना दिया हो, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन ना दिया हो, तो एलएमए उस वक्त उस हालत में सही हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली आरएलए तभी नहीं दे सकता है जब एलएमए तभी हम लगा सकते हैं जब आरएलए ना दिया हो। ठीक है बच्चों, तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपको याद होगा, के को हम लोग रेट कांस्टेंट कहते थे, या इसी का नाम क्या था बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट भी था। ठीक है, और के जो है आपको याद होगा आर के बराबर होता था, कब, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लेते थे। तो हमने रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया था, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ 1, या यूनिटी। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो ये बच्चों 1 नंबर या 2 नंबर का थ्योरेटिकल सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, इसमें से कौन सी बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में बताइए। तो इसमें बच्चों एक तो थ्योरेटिकल 12th में सवाल आ जाता है कि डायरेक्ट पूछेगा डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, जो आपको याद नहीं रखना, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और दूसरा कंपटीशन में कई बार थ्योरेटिकल सवाल आ जाता है, तो वो है ना, अगर चीज़ें याद होंगी तो कंपटीशन में भी 3 बार सही दिया रहेगा, 1 बार गलत दिया रहेगा रेट कांस्टेंट के बारे में, तो आपको नॉकआउट करना होगा। अगर वो सही ऑप्शन खोजने को कहेगा तो सही ऑप्शन हम खोजेंगे, गलत ऑप्शन खोजने को कहेगा तो गलत ऑप्शन खोजेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला, इट मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो है ना रेट कांस्टेंट जो है वो मेजर्स करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जिस रिएक्शन का के वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ऑब्वियसली के वैल्यू कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। दूसरा, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट के वैल्यू, यानी अलग अलग रिएक्शन का के वैल्यू अलग अलग होता है, रेट कांस्टेंट अलग अलग होता है, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। तीसरा, फिक्स टेम्परेचर पे बच्चों के का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो के का वैल्यू भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। बट टेम्परेचर के चेंज करने से के वैल्यू चेंज कर जाएगा। अब क्यों करेगा खुद सोचो, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे होंगे, मान लो 25 डिग्री पे है, तो 25 डिग्री पे जो रेट कांस्टेंट होगा, और वही रिएक्शन अगर 30 डिग्री पे ले आए तो उसका रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से आपको सोचो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा रिएक्टेंट का, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो फिर कॉलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, कॉलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पर्टिकुलर होता है, और अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा मेरे बच्चों, बदल जाएगा। अब चौथा देखिए, इट इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये जो के का वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो जाए रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है बच्चों। ठीक है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपने याद रखने हैं, और इस 4 कैरेक्टरिस्टिक में आपको जैसे कंपटीशन में जब सवाल आएगा तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक सही दे देगा, 1 कैरेक्टरिस्टिक गलत दे देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये तभी आप पहचान सकते हैं जब आप चीज़ों को याद रखेंगे। तो समझ में आ गई होगी बात। तो आइए हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि रेट कांस्टेंट की क्या क्या खूबियाँ होती है। पहले ही कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है, यानी जिस रिएक्शन का के वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट के वैल्यू, यानी अलग अलग रिएक्शन का के वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है। तीसरा क्या कि फिक्स टेम्परेचर पे के का वैल्यू कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर चेंज किया तो के वैल्यू चेंज कर जाएगा। और दूसरा, चौथी बात, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा मेरे बच्चों, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये 4 बातें हैं जो आपने याद करनी है। आप जैसे भी याद करो, दिमाग लगा के याद करोगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, या फिर लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि R=K और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो वहाँ से भी आप देख करके पता कर सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम में
2 नंबर का सवाल आ जाता है कि भैया रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बताओ। तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, दूसरी तरफ रेट कांस्टेंट लिख दिया। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये बताएगा हमें कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, किस रफ्तार से हो रहा है। तो हमने लिख दिया इट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, इट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना। अब इसमें टू द पॉइंट बात लिख दी है। और स्पीड ऑफ द रिएक्शन मीन्स कि अगर रिएक्टेंट के टर्म में बात करेंगे तो वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताएगा, और प्रोडक्ट के टर्म में बात करेंगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस बता देगा। जिसका आपको याद होगा, मैंने बताया था कि रिएक्टेंट के टर्म में बात करेंगे तो रेट माइनस साइन में आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर रिएक्टेंट घट रहा होगा, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में बात करेंगे बच्चों तो वहाँ पर प्लस साइन में आएगा क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा होगा। अब आइए, जो रेट कांस्टेंट होता है बच्चों, इट इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आपको याद होगा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हम लोग लगाते थे, जिसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते थे। और इट डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। ये तभी डिफाइन हो सकता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 हो। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि K इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन R, K इज इक्वल टू R व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1। ये वहाँ पर लिखवा रखा है मैंने, तो ये वही बात है। अगला देखिए, दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों कि इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन 100% रहेगा बच्चों तो उस वक्त कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो इफेक्टिव कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरे बच्चों ज़्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कॉन्सेंट्रेशन पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बदल जाएगा। दूसरा जो रेट कांस्टेंट के लिए है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे कॉन्सेंट्रेशन कोई सा भी हो, रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। तीसरा, इसका यूनिट जो होता है बच्चों ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में लाएंगे, ठीक है, और जो टाइम है तो वो सेकंड इनवर्स में चला जाएगा, तो इसका यूनिट जो है मोल पर लीटर पर सेकंड होगा। तो कई बार आपसे पूछ सकता है 1 नंबर का सवाल कि भाई बोर्ड एग्जाम में कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताओ, तो मोल पर लीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि जो आपने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो वहाँ पर उस लिहाज से ये हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर होता ही है, टाइम नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो रेट कांस्टेंट होता है ये डिपेंड्स करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पे। अब आप बोलेंगे सर ये ऑर्डर क्या है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये याद रखिए कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है बच्चों वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, यानी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब ये ऑर्डर क्या अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये 2 थ्योरेटिकल बातें थी जो आपने याद रखनी है बच्चों, ठीक है। अब आइए, यहाँ थ्योरेटिकल बोलने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ बोर्ड में आएगा, कॉम्पिटिशन में भी आ जाता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में, है ना, क्या डिफरेंस होता है, तो ये बात भी आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब आइए, अगला है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है बच्चों। देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है, अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम कर दें, किसको सम कर दें बच्चों, रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपको याद होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन कहाँ से आता था, रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट से आता था, ठीक है। तो अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम कर देंगे तो हमें उस रिएक्शन का ऑर्डर पता चल जाएगा। ये ऑर्डर निकालने का टेक्निक हो गया। जब भी कोई रिएक्शन दिया रहे और बोले इसका ऑर्डर निकालो, क्या निकालो मेरे बच्चों, ऑर्डर, तो आप क्या करेंगे, उस रिएक्शंस का रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा साथ में, तो उसके पावर को सम कर देंगे तो वी विल गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन ना दिया हो बच्चों तो फिर LMA यानी लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन जो आप लिखेंगे उसके पावर को सम कर देंगे तो वो भी ऑर्डर ही बता देगा, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन तभी नहीं दिया होगा जब लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन क्या हो, उस रिएक्शन में वैलिड हो, यानी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन और थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन बराबर हो, तभी रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दिया होता है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है मेरे बच्चों, कि अगर किसी रिएक्शंस का अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम कर देंगे तो वो क्या बताएगा मेरे बच्चों, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप ये बोलेंगे कि सर आपने तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका बता दिया, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले, क्योंकि आमतौर पे जब भी स्कूल में सवाल आता है रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसका ऑर्डर निकाल के दिखाओ,
तो आप लोग को घबराना नहीं है, उस रिएक्शन के नीचे रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया होगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर को सम कर दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल जाएगा। जैसे ये एग्जांपल्स मैंने दिया है, एक रिएक्शन है 2NO2 गैस प्लस F2 गैस गिव्स 2NO2F, ठीक है। अब इसका RLE दिया हुआ, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ, R=K NO2 का पावर 1 F2 का पावर 1। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों? 2। कैसे हो गया 2? क्योंकि इसका पावर 1 है NO2 का और F2 का भी पावर 1 है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये RLE दिया हुआ है रिएक्शन के साथ, इसलिए मैंने जोड़ दिया। अगर RLE नहीं दिया होता, मान लो RLE नहीं दिया हुआ, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, इसका लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन अगर लिखते सोचो तो R= क्या होगा? K NO2 का पावर 2 और F2 का पावर 1 हो जाता, तो उस हालत में ऑर्डर 3 हो जाता। लेकिन एक्चुअली में तो जब RLE तभी नहीं दिया हो सकता है जब लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन क्या हो? सही हो। तो लेकिन यहाँ इस रिएक्शन में RLE दिया हुआ है, सो दैट इज़ वाई वी विल जस्ट सम द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमें ऑर्डर पता चल गया है। ठीक है, अब आप एक सवाल पूछेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जाके बुक में तो आप चेक करेंगे तो हर रिएक्शंस का ऑर्डर निकालने को कहता है, तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम कर देंगे, ऑर्डर निकल जाएगा। तो याद रखो कि ऑर्डर जो है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को ही सम करके निकाल सकते हैं। और अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दिया हो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल होता है, तो इसका मतलब फिर बाय डिफ़ॉल्ट हमको LMA लगाना पड़ेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो सम होगा वो भी ऑर्डर को ही बता देगा। अब सवाल एक और आएगा आपके सामने कि सर ये ऑर्डर क्या चीज़ है? ये तो ऑर्डर निकालने का टेक्निक सिखा दिया आपने। तो देखो बच्चों, ऑर्डर जो है एक्चुअली काउंटिंग ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन है। ज़रा बात को ध्यान से सुनो, क्या होता है? ऑर्डर एक्चुअली काउंटिंग ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन है। मतलब जो रिएक्शन अगर होता है, तो आपको मैंने बताया था कि रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्टेंट के टकराने से होता है। और टकराने का मतलब वहाँ पर जब भी रिएक्टेंट टकराएगा बच्चों, तो उसमें 2 तरह का कॉलिजन होता है, एक इफेक्टिव कॉलिजन होता है, एक नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होता है। तो हमेशा याद रखो कि जो रिएक्शन को प्रोसीड कराने वाला जो कॉलिजन होता है वो इफेक्टिव कॉलिजन होता है। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे मान लो फॉर द एग्जांपल मैं है ना जंग लड़ने जा रहा हूँ, मान लो है ना तलवार लेके है ना जंग लड़ रहा हूँ फॉर द एग्जांपल। इसको एग्जांपल से समझो तो बात तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक, तो अब मैं है ना, मेरे को है ना 100 आदमी ने घेर रखा है। ठीक, तो मेरी मुलाकात तो 100 आदमी से हो रही है, सबसे मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं जब तलवार को घुमाऊंगा तो मेरे सामने जो होंगे, मान लो मेरे सामने 3 पब्लिक होगी या 4 होगी जो मेरे को घेरे हुई होगी। तो मैं जब तलवार को घुमाऊंगा तो अब उससे 5, मान लो 5 पब्लिक है, तो किसी के है ना हाथ पे लगेगा, किसी के जो है टांग पे लगेगा और किसी के गर्दन पे लगेगा। मान लो कि 5 आदमी ने मेरे को घेर रखा है, तो तलवार जो मैंने भाजा तो पता ये चला कि साहब एक के हाथ में लग गया, एक के टांग में लग गया, और जो है एक के जो है दांत में लग गया, वो दांत टूट गया, और 2 के गर्दन में लग गया। तो बताओ स्वर्ग में कौन पहुंचेगा? डेफिनेटली वही पहुंचेगा ना जो मेरे तलवार से इफेक्टिव कॉलिजन में गया होगा, यानी डायरेक्ट गर्दन पे पहुंच गया होगा। तो इसका मतलब है कि मेरा जो है ना इफेक्टिव कॉलिजन हुआ वो सिर्फ 2 ही हुआ, यानी मुलाकात हुई 5 आदमी से, लेकिन मैंने उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया सिर्फ 2 ही आदमी को। तो इसको कहते हैं क्या कि मेरा ऑर्डर 2 हो गया। इसका मतलब मैंने इफेक्टिव जो है 2 ही आदमी के लिए किया। इसका मतलब इसको और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे है ना, कैसर के पास 10 रोटी आई, लेकिन उस 10 रोटी में मैंने खाया कितनी रोटी? 3 रोटी। तो मेरा ऑर्डर 3 हो जाएगा, यानी मुलाकात तो 10 रोटी से हुई थी, लेकिन हमने 3 रोटी को क्या कर दिया? लुल कर दिया, आई मीन उसको न्यूट्रलाइज किया। तो इसका मतलब जो है ऑर्डर मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक और एग्जांपल से समझ लो तो और अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो अयान बाबू हमारे चौराहे पे खड़े हैं। चौराहा मतलब ऐसा रास्ता जिसमें 4 तरफ से रास्ता आ रहा। अब बताओ कि चौराहे पर जब खड़े हैं तो इसका मतलब उनको कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉलिजन की? 4 हो सकती है। ठीक है, तो मान लो एक तरफ से कुत्ता आ रहा, एक तरफ से बिल्ली आ रही है, एक तरफ से साइकिल वाला आ रहा, एक तरफ से ट्रक वाला आ रहा। अब बताओ इनके कॉलिजन होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? एक टाइम में 4 कॉलिजन हो सकता है इनको एट ए टाइम, अगर हम कहें। ठीक है, ऐसे तो एट ए टाइम नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर हम ये मान के चलें तो मैक्सिमम इनके कितने कॉलिजन हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। लेकिन बताओ कि 4 कॉलिजन में
कुत्ता से टकराएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इंजेक्शन पड़ेगा। ठीक है, साइकिल से टकराएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो हो सकता है हड्डी टूट जाए तो भाई बैंडेड लग जाएगा। ठीक है, और अगर बिल्ली से टकराएंगे तो भी इंजेक्शन लगेगा। लेकिन ट्रक से अगर टकरा गए तो क्या होंगे, स्टिकर बन जाएंगे, यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इनकी पॉसिबिलिटी जो हो गई वो 4 कॉलिजन की पॉसिबिलिटी हुई, लेकिन इनको स्वर्ग में पहुंचाने वाला कॉलिजन एक ही था। इसका मतलब वो हो गया कौन सा कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन हो गया। तो इसका मतलब हमारे अयान बाबू का क्या हो गया, जो ऑर्डर हो गया वो 1 हो गया, यानी टकराए तो वो चार चीज़ों से थे, लेकिन इनको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए जो कॉलिजन काम आया वो ट्रक वाला कॉलिजन काम आया। इसका मतलब इनका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह कैश सर से 10 रोटी से मुलाकात हुई, लेकिन हमने 3 रोटी खाई तो मेरा ऑर्डर 3 हो गया। उसी तरह से मैंने तलवार भांजा तो 5 लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन उसमें हमने 2 को ही स्वर्ग में पहुंचाया तो ऑर्डर हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बात को समझना, यानी इस रिएक्शन में NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। अब यहाँ पर जो है ना रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो दिखा रहा है NO2 के 1 पावर पे और F2 के 1 पावर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है कॉलिजन जो हुआ था, तो क्योंकि रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही कॉलिजन हुआ है जो इफेक्टिव कॉलिजन है। क्या है मेरे बच्चों, इफेक्टिव कॉलिजन है। मतलब उनकी मुलाकात जो है अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल से हुई है टकराने में, लेकिन उसमें सारे पॉसिबल कॉलिजन में उनको 2 ही कॉलिजन ऐसा था बच्चों जो इफेक्टिव था। व्हाट इट मीन्स कि ओनली 2 कॉलिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिएक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? तो ऑर्डर समझ में आ गया बच्चों। तो ऑर्डर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने लिख दिया, ऑर्डर इज एक्चुअली द काउंटिंग ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन, या विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली काउंटिंग ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन है। क्या है मेरे बच्चों, काउंटिंग ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन है। यानी कि जब अगर कॉलिजन हो रहा है तो उसमें सिर्फ वही कॉलिजन को वो काउंट करता है जो रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। क्योंकि याद रखो हमेशा कॉलिजन से रिएक्शन नहीं होता, कॉलिजन की जगह कौन सा कॉलिजन होना चाहिए बच्चों, इफेक्टिव कॉलिजन। इसका मतलब कि जो ऑर्डर हमें जो है सिर्फ वही कॉलिजन को काउंट करके दिखाता है जो कि क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करता है। इसका मतलब अगर आपको बात की बारीकी समझनी है तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहा था कि लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसने कहा था जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे इतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो मैंने कहा था ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये वही बात है कि जितना रोटी बढ़ाओगे कैसर उतनी रोटी खा लेंगे, तो ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो थ्योरेटिकल बात बोली थी, जैसे अयान ने बोला था कि रोटी आ रही थी कैसर खा रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात थ्योरेटिकल थी। लेकिन एग्जैक्ट जो हमें किससे पता चला, तो सीसीटीवी कैमरा से पता चला। तो सीसीटीवी कैमरा हमें बताएगा कि एग्जैक्ट कितनी रोटी कैसर ने क्या किया, लुल किया, आई मीन कितनी रोटी को खाया। इसका मतलब कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया और अयान बाबू जो हो गए वो थ्योरेटिकल मेथड हो गए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बात सही भी होती है, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा हो जाएगा। ये बात उसने बोली थी थ्योरेटिकली, लेकिन ये बात अगर सही हो जाए तो पता चला कि हमेशा जो है जितना रोटी आएगा कैसर उतनी रोटी खा लेंगे, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो पता ये चला मेरे बच्चों कि ऑर्डर जो है मेरे बच्चों सिर्फ रिएक्शन के अंदर उसी कॉलिजन को काउंट करके दिखाता है। रिएक्टेंट के द्वारा जो कॉलिजन शो किया जाता है 1 सेकंड में, वो उसी कॉलिजन को सिर्फ काउंट करता है जो इफेक्टिव हो, यानी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोसीड करा दे। बच्चों बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। अब देखो बच्चों ऑर्डर तो समझ में आ गया, अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बच्चों। तो मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन के पावर को सम करें, लॉ ऑफ मास एक्शन याद है ना, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन था, तो अगर हम उसके पावर को सम करते हैं तो वी विल गेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन।
जैसे मैंने आपको ऑर्डर के लिए बताया कि ऑर्डर हम कैसे पता करते हैं, तो किसी भी रिएक्शंस का जो RLE होता है यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है उसके पावर को सम करते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो ऑर्डर बताता है। और ऑर्डर क्या था बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव कॉलिजन को काउंट करके बताता था कि रिएक्शन में कितने इफेक्टिव कॉलिजन हो रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है रेट ऑफ रिएक्शंस को गवर्न करने के लिए। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बच्चों, तो हम क्या बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन के पावर को सम कर देंगे तो वी विल गेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये मॉलिक्यूलरिटी होती क्या चीज़ है, तो मॉलिक्यूलरिटी जो है बच्चों ये एक्चुअली काउंटिंग ऑफ टोटल कॉलिजन होती है। यानी टोटल कॉलिजन का मतलब कि अगर कोई रिएक्शन में है ना कॉलिजन हो रहा है तो उसमें इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कॉलिजन दोनों होता है, तो वो किसी भी रिएक्टेंट के द्वारा टोटल कॉलिजन जो शो कर रहा है वो रिएक्शन के दौरान इफेक्टिव कॉलिजन और नॉन इफेक्टिव कॉलिजन दोनों को सम जब करते हैं, यानी दोनों कॉलिजन को मिला करके हमें क्या पता चलता है, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पता चलती है। यानी मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली काउंटिंग ऑफ टोटल कॉलिजन दैट इज इफेक्टिव एज वेल एज नॉन इफेक्टिव कॉलिजन शोन बाय रिएक्टेंट इन ए पर्टिकुलर टाइम। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट जो है वो जितना कॉलिजन शो कर रहा है, यानी इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव दोनों कॉलिजन को मिला करके हम उस रिएक्शंस का मॉलिक्यूलरिटी पता करते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं, अगेन वही रिएक्शन मैंने लिया है 2NO2 गैस प्लस F2 गैस 2NO2F बना रहा है, तो LMA मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन जो हम कैसे देखते हैं, कोफिशिएंट को देख के पता कर लेते हैं। तो R = K NO2 का पावर 2 और F2 का पावर 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है, क्योंकि हमको LMA के एक्सप्रेशन के पावर को सम करना, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गए। इसका मतलब इसमें टोटल 3 बार कॉलिजन हुआ, यानी एक रिएक्टेंट 3 कॉलिजन शो कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन उसी रिएक्शन का अगर RLE अगर हम देखें तो क्या बता रहा है, RLE = K NO2 का पावर 1 F2 का पावर 1। इसका मतलब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो एक्सपेरिमेंटल है, तो ये हमें बता रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है मेरे बच्चों, 2 है, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ऑर्डर 2 हो गया। अब बताओ, दिमाग लगा के सोचो, यानी मॉलिक्यूलरिटी 3 है, इसका मतलब इसमें टोटल कॉलिजन रिएक्टेंट जो शो कर रहा है रिएक्शंस करने से पहले वो 3 कॉलिजन शो कर रहा है, लेकिन इसमें ऑर्डर 2 है, इसका मतलब 3 कॉलिजन में सिर्फ 2 ही कॉलिजन इफेक्टिव था, जो तीसरा कॉलिजन था वो नॉन इफेक्टिव था। यानी कि है ना, अगर एग्जांपल से समझो, जैसे मेरी है ना 4 रोटी से मुलाकात हुई और मैंने 2 रोटी खाई, तो मेरी मुलाकात 4 है, यानी टोटल कॉलिजन यानी टोटल मुलाकात मेरी 4 है, लेकिन मैंने 2 ही रोटी को खाया, इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूलरिटी 4 हो गया और ऑर्डर 2 हो गया। जैसे मैंने अभी अयान बाबू को चौराहे पे खड़ा कर दिया था, तो एक टाइम में उनका कॉलिजन कितना हो सकता था, 4 हो सकता था। चूहा से भी हो रहा था, बिल्ली से भी हो रहा था, साइकिल वाले से भी हो रहा था और ट्रक्स वाले से भी हो रहा था, तो इनका टोटल कॉलिजन 4 हुआ, तो इसका मतलब इनकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हो गई। लेकिन उस चारों कॉलिजन में कौन सा कॉलिजन था जो स्वर्ग में भेजा इनको, तो 1, इसका मतलब इनकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हुई और ऑर्डर 1 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह से इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 है और ऑर्डर 2 है, यानी कि यहाँ पर 3 कॉलिजन हो रहा है, लेकिन इसमें 2 ही कॉलिजन है जो एक्चुअली में क्या कर रहा है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहा है। जैसे अयान बाबू का मॉलिक्यूलरिटी 4 है और ऑर्डर 1 है, यानी कि चारों कॉलिजन में सिर्फ स्वर्ग में भेजने वाला कॉलिजन 1 ही था, ठीक है, बाकी तो हॉस्पिटल में भेजने वाला था। अब आइए, अब ये बात याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है बच्चों, कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आमतौर पे 3 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में, देखो ध्यान से, एक पर्टिकुलर टाइम में जितना कॉलिजन होगा, तो आमतौर पे कोई भी आदमी अगर उसको डंडा से मारोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम में 3 आदमी एक साथ डंडा लगाओगे तो हो सकता है मैक्सिमम 3 बार उसको एट ए टाइम कॉलिजन हो जाए, नहीं, लेकिन एक साथ 5 आदमी डंडा लगाओगे, डंडा से मारोगे, तो एट ए टाइम तो 5 कॉलिजन तो उसके खोपड़ी पे तो नहीं हो सकता। तो इन जनरल ये माना जाता है कि किसी भी रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है, ये कन्वेंशन है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा दिखा रही है, जैसे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस तरह से है कि रिएक्शंस के अंदर अगर हम उसका LMA लिखें तो वो मॉलिक्यूलरिटी 5 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, तो समझ लेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इफ़ फॉर ए रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 3, मॉलिक्यूलरिटी इज
मोर देन 3 द रिएक्शन विल बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा दिखा रहा है तो हम कहेंगे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जैसे अगर कोई आदमी हमसे कहे कि मैं घर जा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अयान मुझसे कहे कि मैं घर जा रहा हूँ और घर जाते वक्त मेरे को है ना 10 कॉलिजन हुआ, तो मैं कहूँगा 10 कॉलिजन कैसे हो जाएगा तेरे को? तो बोले कि सर ऐसे हुआ कि सर मैं जब यहाँ कोचिंग से नीचे उतरा तो पहली बार एक कुत्ता से टकरा गया, फिर ओखला हाइट पे पहुँचा तो एक आदमी से टकरा गया, फिर है ना ओखला पुलिस स्टेशन पे पहुँचा तो एक गधे से टकरा गया, फिर वो जो है 4 नंबर ठोकर पे जो है एक है ना हाथी से टकरा गया, हाँ तो साइड से ही टकराया था, पूंछ से टकराया था, बच गया, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो एक आदमी से टकरा गया, फिर 4 नंबर ठोकर से नीचे उतरे तो वहाँ पर ऐसा उससे टकराया। तो कुल मिला करके उसने पूरे 10 कॉलिजन का मेरे को पूरा खाका बताया कि ऐसे ऐसे कॉलिजन हुआ। इसका मतलब इसको कॉलिजन मल्टी स्टेप में हुआ ना, इसका मतलब आप बताओ कि जो मल्टी स्टेप में हो रहा है ये, तो इसका मतलब एट ए टाइम तो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का मतलब एट ए टाइम तो 10 कॉलिजन नहीं हो सकता, लेकिन उसने ये बात जब बोली, जब मेरे को बताया बताओ कैसे कैसे कॉलिजन हुआ, अगर मैंने पूछा तो उसने बताया कि पहले यहाँ पर गए तो इतना कॉलिजन हुआ, फिर उससे टकराया, फिर उससे टकराया। अब बताओ इस दौरान उसने जितनी भी बातें बताई उसमें एक बात समझ में आई, बोलो क्या, कि उसका घर का एड्रेस हमको पता चल गया। नहीं पता चला क्योंकि 4 नंबर ठोकर पे फिर नीचे उतरे हैं तो गली में घुसे तो उसने एड्रेस बता दिया। इसका मतलब मैकेनिज्म इसी को तो कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा आ रही है, यानी 3 से ज़्यादा कॉलिजन बता रहा है, तो इसका मतलब मेरे बच्चों वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। और अगर हम उस मल्टी स्टेप को डिफाइन कर दे तो वही लिखा मैंने, फॉर रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज मोर देन 3 देन रिएक्शन विल बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा आ रही है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ मेनी एलिमेंट्री स्टेप, यानी से बहुत सारे स्टेप होंगे। जैसे मैंने कहा 10 कॉलिजन हो रहा था तो अलग अलग स्टेप में हुआ ना, तो वो सारे जो स्टेप होंगे उसको एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। और अगर हम सारे एलिमेंट्री स्टेप को डिफाइन कर दें तो वी विल गेट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यानी हमने आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखते हैं, फिर मैंने कहा था कि इसमें फैक्टर गवर्निंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, ये भी हम पढ़ ही रहे हैं अभी, और तीसरा मैंने कहा था मैकेनिज्म निकालना सीखते हैं, यानी रिएक्शन किस किस पाथ से होकर गुजरा। तो अगर किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा आ रही होगी तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसका मतलब उसमें अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मतलब उस एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा होगा, तो इसका मतलब अगर हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के सारे एलिमेंट्री स्टेप को बता देंगे तो हमें उस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके बुक में देखेंगे तो उसमें लिखता है स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप। तो अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है, अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसमें सारे स्टेप को बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, उसका मैकेनिज्म हो जाएगा। और जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, तो अब आप हमसे पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा कौन स्लोएस्ट स्टेप है, तो वो रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म जो दिया रहता है, तो मैं इस पर जब सवाल बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो जिस स्टेप के सामने स्लो लिखा होगा तो इसका मतलब वो स्लोएस्ट स्टेप होगा, और वो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा बच्चों वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी वो रिएक्शंस के रेट को गवर्न करेगा, ठीक है। और अगर उस स्लोएस्ट स्टेप में, अगर उस स्लोएस्ट स्टेप का रेट लॉ एक्सप्रेशन का पावर अगर हम सम कर देंगे, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, उस स्लोएस्ट स्टेप का रेट लॉ एक्सप्रेशन का, या अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है तो एल में यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन का पावर को सम कर देंगे तो उस रिएक्शन का ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी दोनों ही निकल जाएगा। यानी वहाँ पर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों एक साथ निकलेगा अगर उसमें स्लोएस्ट स्टेप का रेट लॉ के एक्सप्रेशन का पावर हम सम कर दें। अब हमने कहा कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये कैसे होता है, तो जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे कोई साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है, और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक व्हील वाला डिपार्टमेंट होता है, वो व्हील बनाता है, एक जो है चेन बनाने वाला डिपार्टमेंट वो चेन बनाता है, सीट बनाने वाला जो डिपार्टमेंट सीट बनाता है, उसका जो बेल बनाने वाला डिपार्टमेंट बेल बजाता है। अब सोचो कि अगर व्हील वाला डिपार्टमेंट एक दिन में 10 व्हील तैयार करता है ना, और बेल वाला जो डिपार्टमेंट है एक दिन में 1 करोड़ बेल तैयार कर देता है, ठीक है। इसके अलावा सीट बनाने वाला जो है एक दिन में 2 करोड़ है ना सीट तैयार कर देता है। और अगर है ना उसका जो है और भी जो आइटम मोड गार्ड वगैरह वो
5 लाख बना देता है, तो बताओ कितनी साइकिल बाहर आएगी उसका फैक्ट्री से? डेफिनेटली कितनी साइकिल आएगी बाहर? 10 व्हील बना रहा है, तो आप ये मत बोल देना सर 10 साइकिल बाहर आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट द जोकड़ वाली साइकिल, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल आदमी की साइकिल। तो एक साइकिल में 2 व्हील होता है, तो बताओ कि ये व्हील वाला डिपार्टमेंट जो है वो तो 10 ही व्हील बना पा रहा ना, तो इसका मतलब कितनी साइकिल बाहर आएगी? तो 5 साइकिल बाहर आएगी। इसका मतलब है 1 करोड़ सीट बना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ चेन बना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोड गार्ड 10 लाख बना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग जो डिपार्टमेंट हुआ वो व्हील वाला हुआ। तो इसका मतलब उसी तरह से किसी भी रिएक्शन में मल्टी स्टेप अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और अगर हम स्लोएस्ट स्टेप के रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम कर देंगे तो बच्चों वो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी मेरे बच्चों वो दोनों नाल नाल बता देगा बच्चों। तो इसको आप लोग पढ़ के देखिएगा बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा।